जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। आज मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उसमें से कोई भी अनुभव मेरा नहीं है। आई रिसीव्ड मेनी मैसेजेस, ऑल ऑफ़ यू, आप सब मुझे कुछ ना कुछ अच्छा विश कर रहे थे। जिन्होंने भी जिनके लिए भी विश किया, आई डेफिनेटली कन्वे टू द पीपल। बट इसमें से मेरा कोई भी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम इन टू अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। पास्ट एक्सपीरियंसेस से शायद ये कन्फ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ जो एक्सपीरियंस सुनाती हूँ वो मैं आपको कि उन्होंने बताया उस फॉर्म में नहीं बताती हूँ, मैं उनके तरफ से रीड करके बताती हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आई थिंक आज मैंने क्लियर कर दिया है तो अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट हैव बीन शेयर्ड येट ऑन दिस चैनल have been collected from various devotees across the globe। तो बस वही है, चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। मैं बाबा की पूजा बचपन से करती थी और मेरा बहुत दृढ़ विश्वास था बाबा पर। उसका कारण यही था कि मेरे घर पर भी सब बाबा की बहुत पूजा करते थे, स्पेशली मेरी मॉम। और उससे भी बड़ा कारण ये था कि बाबा जो थे उनकी बहुत सुंदर स्वरूप, जिसे मूर्ति कहते हैं ना, वो हमारे घर पर था। एंड बाबा के उस मूर्ति के होने के कारण मुझे ना उनसे बहुत ज़्यादा लगाव बचपन से था, क्योंकि वो बहुत कलरफुल थे। एंड उसके बाद मेरी मम्मी क्योंकि बाबा की भक्त थी, तो वो जब भी शिरडी जाती तो वो तरह तरह के कलर्स के बाबा ले आती थी। सो दैट वाज काइंड ऑफ मेरे लिए, मैं उनके साथ खेलती भी थी और मेरा बस ऐसे ही रिश्ता जुड़ता चला गया। और फिर मैंने रियलाइज़ नहीं किया कभी कि मेरी लाइफ में कोई और कभी रहा ही नहीं सिवाय शिरडी के साईं बाबा के। एंड साईं बाबा बिकेम वेरी क्लोज टू मी। आज मैं आपको बाबा के कुछ ऐसे अपने लाइफ के फेवर्स बताने जा रही हूँ विच इज़ अनफॉरगेटेबल। बाबा ने जो जो दिया है ना, दैट कैन नॉट बी मैंशनड इन वर्ड्स। पर पता है, बाबा जो सबूरी रखने कहते हैं ना, तो हमें स्टार्टिंग से ही समझ जाना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो बाबा हमें एक ना एक दिन उसकी शिक्षा देते हैं। तो वाई नॉट हम बाबा पे डायरेक्टली फेथ रखें। फेथ नहीं रखने का कारण होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच आउट करना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि जब मैं कॉलेज जा रही थी तो फिर मैं, क्योंकि मेरा एडमिशन एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था जस्ट आफ्टर आईआईटी, तो फिर मुझे अपने शहर के उस कॉलेज में नहीं पढ़ना था जहाँ बहुत साधारण बच्चे पढ़ते हैं। जब मैं उतना क्वालिफाई करी, जब मेरी उतनी हैसियत थी, तो मुझे ये था कि हाँ मैं वहाँ पढ़ूँ। पर अभी यहाँ ये था ना कि इसमें मेरे मामा का और घर वालों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था कि लड़की है बाहर मत भेजो। हालांकि वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, बट वही बात है कि मेरी मम्मी सीधी पड़ जाती थी, तो हर कोई अपना अपना सजेशन लेकर आ जाता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैंने आज तक कभी झगड़ा नहीं किया था। पहली बार मैं अपने लिए खड़ी हो गई थी एंड आई फाउट फॉर माई सेल्फ। मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, चाहे जो भी हो जाए। तो फिर बहुत मेहनत से इस कॉलेज को क्वालिफाई करने के लिए मुझे जितना मेहनत नहीं लगा, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे अपने घर वालों से लड़कर यहाँ तक आने में लगा था। और मेरे पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, वो स्टार्टिंग से ही रोक नहीं रहे थे। पर मेरी मम्मी को जो जैसे माइंड वॉश कर देता, शी यूज़ टू गो विद द फ्लो। स्पेशली अगर मेरे मामा या उनकी कोई बहन कुछ कह दे, अगर वो अच्छी चीज़ को भी ख़राब कह देंगी तो उन्हें फिर वो ख़राब ही दिखता है। आज भी ऐसा नेचर है थोड़ा बहुत, पर अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब मैंने ये समझ लिया है कि लाइफ की कमान ही बाबा संभाल रहे, तो मर्ज़ी तो बाबा की चलनी है, किसी और की चलेगी नहीं। आई विश ये बात मुझे तभी समझ आ गई होती। खैर, तो मैं कॉलेज जाना शुरू कर दी। अभी 1 डेढ़ महीना बीता था। उसके बाद मेरी जो फ्रेंड बनी थी उसमें से एक आध फ्रेंड वेर काइंड ऑफ वेरी, जो कहते हैं ना कि जो सबके दोस्त होते हैं, जिन्हें सबके बारे में पता होता है, किसके कैसे चक्कर है, कौन पढ़ रहा है, कौन घूम फिर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वैसी वाली मेरी फ्रेंड थी।
एंड उसके साथ रहते रहते मेरी थोड़ी सी एक गंदी आदत लग गई थी कि मैं शाम में भी मैं किसी के साथ नहीं घूमती थी, बट उस फ्रेंड के साथ मैं थोड़ा आसपास निकल के घूम लिया करती थी जब तक कि हमारा हॉस्टल के क्लोजिंग टाइम नहीं आता था। ये मेरी आदत पहले रही नहीं थी। पहले तो मेरी आदत स्कूल जाना, घर आना, और अगर ट्यूशन जाना तो वापस कोचिंग से घर आना और फिर अपनी पढ़ाई करना रहता था। दोस्तों के साथ अगर खेलना बात करना भी रहा तो अपनी बालकनी में जनरली करती थी। पर यहाँ आकर मेरी ये काइंड ऑफ हो जाता है कभी कभी, तो ये चीज़ मेरे साथ हो गई। अब यहाँ पर हुआ ये कि मेरा जो हॉस्टल था वो थोड़ा दूर था कॉलेज से, और जो मुझे हॉस्टल चाहिए था जो जस्ट कॉलेज के बगल में ही था वो अभी मिल नहीं पा रहा था। तो अब बाबा की लीला आप देखिएगा कैसे होती है। मैंने वहाँ पर पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करना शुरू किया, तो फिर बस वही था, वेटिंग में था कि जैसे ही कोई छोड़ेंगे तो नेक्स्ट वुड बी मी, मुझे ही मिलेगा। और मतलब बाबा ने ऐसी लीला करवाई थी ना कि मैं किसी के साथ इतना ज़िद नहीं करती हूँ, पर अब जो जो हरकतें कर रही थी, जैसे कि घर वालों से लड़ाई करके यहाँ जाना और इसके बाद यहाँ आके रिपीटेडली जा के रिक्वेस्ट करना हॉस्टल के लिए, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी। तो जब तक ये नहीं हुआ था, मैं और मेरी वो वाली फ्रेंड हम सब काफ़ी थोड़ा दूर रहता था, मतलब अच्छा खासा हमें वॉक करके आना पड़ता था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ एक चीज़ होनी शुरू हुई, जहाँ से हम आते थे, क्योंकि वो काफ़ी गली के अंदर होकर था। तो वन फाइन डे कुछ बाइकर्स वाले लड़के थे, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे। मेरी फ्रेंड लेफ़्ट हैंड साइड थी और मैं राइट हैंड साइड थी, और हम दोनों चलकर जा रहे थे। तभी एक बाइक वाला आया और वो ना मेरे हाथ से टकरा गया। ओके, सो आई वॉज अबाउट टू, मतलब मुझे लगा कि शायद मैं ही रोड पर चल रही हूँ, पर वो टकराया, वो आगे गया, फिर पीछे एक और आया, वो भी टकराया, एंड दैट, और अब मुझे अजीब लगा, एंड 3 बाइकर्स ने ऐसा ही किया। एंड उन्होंने जब पीछे मुड़ा एंड मुझे जो लुक दी ना उन लोगों ने, तो मैं डर गई थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। एंड वो हो चुका था शाम, जब मैं और मेरी फ्रेंड चलकर जा रहे थे। उसके बाद तो क्योंकि वो रोड थोड़ा सा खाली था, बीच में बाकी भरा ही रहता था, उतना पॉपुलेशन नहीं था वहाँ। तो फिर उसके बाद उस दिन तो हम चले गए और फिर हम बहुत डर गए थे। फिर मेरी फ्रेंड ने अपने कुछ मेल फ्रेंड्स को बुलाया, फिर हम उनके साथ हॉस्टल वापस आ गए। पर इसके बाद मेरा डर बहुत बन गया, मुझे लगा कि ये क्या हुआ है। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि मतलब मेरी फ्रेंड ने भी समझाया कि हम इतने दिन से रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी हुआ था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये चीज़ हुई है, तो तुम इतना परेशान मत हो। तो फिर मैंने भी कहा हाँ, एंड उसने कहा कि मैं हूँ ना, तो आई विल अरेंज एवरीथिंग, क्योंकि मेरी फ्रेंड एज आई सेड काइंड ऑफ बहुत ही पॉपुलर एंड वैसी वाली थी। तो फिर अब अगले दिन भी हम गए, तो जब हम कॉलेज से निकल कर आ रहे थे, देन आई नोटिस्ड कि वही लड़का बाहर, मतलब वो बाइकर्स वाली गैंग दूर बाहर खड़ी है, एंड दे आर ऑब्जर्विंग अस, अगेन ऑब्जर्विंग अस। एंड हम जैसे जैसे आने लगे, धीरे धीरे वो बाइक बढ़ाकर आते रहे। जब तक हम हॉस्टल नहीं आ गए ना, वो काफ़ी डिस्टेंस से वॉच करते रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया, पर एक बहुत गंदी नज़र से वो देखते रहे। ये सब देखकर मेरा डर बनता जा रहा था, एंड माई फ्रेंड से डरे कोई कुछ नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। और मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा था, और अब मुझे अपने गलती पे थोड़ा रियलाइजेशन भी हो रहा था कि मैं पहले झूम झूम के कोई भी आता, कोई भी फ्रेंड आता, कुछ भी होता तो मैं निकल के चली जाती थी। तो अब मुझे लग रहा था कि शायद इन लोगों ने मुझे बहुत ऑब्ज़र्व कर लिया है और मैं कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मना रही थी और अब उसी का भुगतान कर रही हूँ। सो आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ बाबा नाउ कि बाबा रक्षा करना, रक्षा करना। और मैं जैसे ही बाबा से प्रार्थना करने लगी, तो पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता है कि प्रेयर्स गोज़ अनहर्ड समटाइम्स, कि हमारी प्रार्थनाएं कहाँ जा रही हैं पता ही नहीं चलता। तो बस वही होना शुरू हुआ। मैंने जैसे बाबा से प्रार्थना किया, उसके बाद एक सैड न्यूज़ आती है कि मेरी जो फ्रेंड थी ना, जो काइंड ऑफ मेरी बॉडीगार्ड थी, उसकी दादी का हो जाता है डेथ, एंड वो जाती है अपने घर। अब मैं हो जाती हूँ अकेले यहाँ से कॉलेज जाने के लिए। क्योंकि वो मेरी नई फ्रेंड थी, पर अच्छी ही बनी थी, बट उसे इतना ख्याल नहीं था कि उसके जाने के बाद मुझे हॉस्टल से कॉलेज जाना है। एंड मैंने फ़ोन किया, बट आई कुड नॉट टेल हर।
तो मैं बाबा के सामने बहुत रोती रही, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि अब मेरे साथ कुछ होगा एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, और मेरी पढ़ाई तो छूटने ही वाली है, जो मैंने बहुत बहुत मेहनत से कमाई थी। मैंने हर तरह से मेहनत किया था और अब वो मेरे ही कारणों से अब जा रहा है। और अगले दिन भी मैं निकली, बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई। मैं निकल कर गई और जैसे ही वो वाला थोड़ा दूर वो शांत वाला रास्ता, सुनसान नहीं बट शांत रास्ता था, वो आया, वो क्रॉस हुआ, जहाँ मार्केट था, जहाँ से भीड़ स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पर ही थोड़ा आगे जाके मैंने देखा कि वो बाइकर्स वापस खड़े हैं एंड वो मुझे देख रहे हैं। इनिशियली वो मुझे बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे, पर उसके बाद जैसे जैसे मैं उनके करीब गई, वो अपनी बाइक आगे करते गए। मुझे लगा कि शायद वो आगे जाकर कुछ करेंगे। दिस वॉज़ वेरी हॉरिफाइंग फॉर मी कि ये क्या चल रहा था और आज मैं अकेले थी। खैर जैसे तैसे करके मैं कॉलेज पहुंच गई और मैं आगे बढ़ रही थी तो वो भी आगे आगे बढ़ रहे थे और उनकी नज़रें बहुत अजीब थी, बट वो मेरे आसपास नहीं आए, उन्होंने कुछ नहीं किया उस दिन। उसके बाद तकरीबन 2-3 दिन ऐसा ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 दिन ऐसा ही होता रहा कि वो मुझे दूर से ऑब्ज़र्व करते रहते एंड उसके बाद वो चले जाते। और अभी 4 दिन में ये हो गया था कि पहले वो जैसे जैसी फेस सिग्नल्स देते थे, जो मैं बता नहीं सकती, जैसे बिहेव करते थे, वो चीज़ शांत हो गई थी, पर हाँ अभी भी वो चेस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मेरे मन में एज अ गर्ल बहुत डर बन गया कि शायद अब वो कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ तो वो करेंगे जिसलिए अब वो लोग जो हैं वो इस तरह से शांत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ी आंधी के पहले, तूफान के पहले की शांति है। खैर ये चीज़ बीत गया। इसके बाद मैं मतलब गई और तकरीबन 4-5 दिनों के बाद फिर ऐसा हो गया कि फिर वो लड़के मुझे दिखने नहीं लगे। तो मैं जब भी जाती ना, आई ऑलवेज़ यूज़ टू प्रे बाबा, मैं बाबा से बहुत प्रेयर कर रही थी और मुझे कभी लगता कि कहीं पीछे से आके कुछ कर ना दे, कहीं आगे से आके कुछ कर ना दे। एंड ऑल दीज डेज आई यूज़ टू वॉक अलोन। मेरे कॉलेज के बाय द वे कोई भी लड़की जो थी वो उधर रहती नहीं थी और मैं बहुत सारे दोस्त बना नहीं पाई थी कि मैं सबको बोल दूं कि सारे कोई आ जाए। और अब तो ऐसा है कि वो दोस्त अगर मैंने पहले बना लिए होते ना, तो सब मिलके इकट्ठे जाते आते और कोई कुछ नहीं करता। पर तब इतना दिमाग नहीं था या कभी उतना एक्सपोजर नहीं मिला या जो भी था, बस वैसा ही होना लिखा होगा मेरी स्टोरी में, तो तब वैसा ही हुआ। और उसके बाद 5 दिनों के बाद वो लड़के मुझे नहीं दिखे। नेक्स्ट 10 डेज़ तक मेरी फ्रेंड नहीं आई, वो लड़के भी मुझे नहीं दिखे उसके बाद। और मैं ऐसे ही डर डर कर 10 दिनों तक जाती रही। और 10 दिनों के बाद जो है फाइनली हमें आ गया एक कॉल, दैट वाज आल्सो अगेन थर्सडे, कि हॉस्टल खाली हो चुका है, आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड भाग के वहाँ शिफ्ट हुए। जब हमें बोला, हम सेम डे वी मेड इट श्योर कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें कम कुछ चीज़ें ज़्यादा, कोई बात नहीं, जो भी होगा होगा, बट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी फ्रेंड आई वापस। तो ये जो मैंने ट्रॉमा 15 दिनों का झेला था ना, उसके बाद फाइनली मुझे मिल गया कि ठीक है, अब इनसाइड द कैंपस कोई कुछ करेगा नहीं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं जब बाबा से प्रार्थना करती हूँ तो टाइम लगता है, पर फिर चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे साथ ऐसा भी होता है ना कि कुछ चीज़ है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो खाली भी है, वहाँ किसी और की ज़रूरत है, पर वो मेरे पास नहीं आ पाता है। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आते हैं मेरे रास्ते में, फिर बाबा ही उसे हटाते हैं। पर मैंने जो बाबा से इतनी प्रार्थना की थी ना, शायद ही ज़िंदगी में कभी करी होगी। मैंने जितना इस कॉलेज के लिए या अच्छे कॉलेज के लिए प्रार्थना नहीं की थी, उससे ज़्यादा मैंने इन लड़कों के कारण प्रार्थना की थी। और बाबा ने फाइनली जो है वो मुझे हॉस्टल दिला दिया। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ रहने लगे। अभी 15-20 दिन पास हो गए और उसके बाद वन फाइन डे मेरी फ्रेंड को एक बात मालूम होती है, हम दोनों सेम रूम में रहते थे, कि वो लड़के जो वहाँ आए थे वो बेसिकली मेरी फ्रेंड को ट्रेस करने आए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर लड़ाई झगड़े में भी रहेगी, अच्छे से पढ़ेगी भी, लेकिन सब कुछ है, ऑल राउंडर है। तो फिर शी वॉज ऑन द ट्रिगर, और यही जो थी, इसके कारण वो हमें फॉलो करना शुरू किए थे। एंड उसके बाद जब उसमें से कुछ लोगों को मैं सुंदर लगने लग गई थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि जब तंग करना ही है तो इकट्ठे दोनों को तंग करते हैं।
एंड द पर्सन जो ये बता रहा था, मेरी फ्रेंड का एक मेल फ्रेंड था, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड वापस आई देन शी सेड कि ये क्या हुआ, क्यों हो रहा है, वो कौन से लड़के हैं, पता लगाओ क्या है नहीं है। तो फिर मतलब उनके मेल फ्रेंड्स को फिर उसके ही बात करते करते एक चीज़ मालूम हुई कि वो जो लड़के थे वो यूं ही नहीं चले गए थे। उनका प्लान था कि एक दिन वो हमें प्रपोज करते एंड काइंड ऑफ फोर्स भी करते। लेकिन जब वो मैं कॉलेज से आती थी, वो दूर से ही ऑब्ज़र्व करके चले जाते थे। तो ये बात एक कॉल पर बताई, मैं भी थी, मेरी फ्रेंड भी थी, फ़ोन स्पीकर पे था सामने से, मैं नाम नहीं ले सकती, जिसने हमें बताया वो ये बोला कि वो क्योंकि अपने दादाजी के साथ आती थी इसलिए ये लोग डर गए। दादाजी से ज़्यादा उनके लंबी वाली वो जो स्टिक लेकर चलते थे, अपनी हाइट से भी बड़ा स्टिक लेकर जो चलते थे, वेरी अनयूजुअल, इसके कारण वो लड़के डर गए। एंड वो लड़के को ऐसा लगा कि ये किसी गार्जियन के साथ आ रही है जा रही है, तो इसलिए जो है वो लोग फिर इसे करने नहीं आए और बहुत दिन तक वो वेट किए। पर इसको जितने भी दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, वो अपने दादाजी के बिना ना जाती थी ना आती थी। तो इसी कारण जो है वो लोग फिर उसको कुछ कर नहीं पाए। एक गार्जियन को देखकर वो लोग डर गए कि ये लड़की तो मुंह नहीं खोलेगी, पर जो इसके साथ चल रहे हैं वो डांटेंगे भी, मारेंगे भी, एंड क्योंकि अब उसका फैमिली का बात आ जाएगा तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो फिर इस तरह से जो है ना, ये तो उसने हमें बताया। उसके बाद मेरी फ्रेंड मेरा मुंह देख रही है एंड शी सेड, कब बुलाई अपने दादाजी को, कब ऐसा हुआ, मतलब मेरे जाने के बाद दादाजी आ गए, कहाँ रहने लगी क्या। मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में ही नहीं आया कि कौन से दादाजी आ गए, किससे वो डर गए। सो आई टोल्ड यू ऑल ना कि जब मैं जाती थी तो वो आगे से मुझे नोटिस करते थे, वो पीछे नहीं आते थे। मतलब मेरे साथ टकराना बंद कर दिए थे। मेरी फ्रेंड के जाने के बाद क्लोजली बाइक चलाना बंद कर दिए थे। एंड बाय द वे वो कॉलेज के नहीं थे, दे वर आउटसाइडर्स। तो देन आई रियलाइज्ड व्हेन आई लुक्ड इनटू माय बाबा कि वो कोई और नहीं, मेरे बाबा ही थे, जो उन्हें दिख रहे थे, जो मेरे साथ चल रहे थे। बाबा कहते हैं ना कि मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा चलता हूँ। उस दिन के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, आई टेल यू, उस दिन के बाद फिर मैं कभी मतलब वो कमज़ोर इंसान रही ही नहीं। मेरे अंदर सारी ताकत आ गई। मैं रियलाइज़ नहीं की कि मेरे साथ बाबा हैं, बट उनको ये रियलाइजेशन हो गया। आप देख लो, उनको वो दिख गए कि वो इसके साथ इसके दादाजी आते हैं, एंड इसके दादाजी जो है वो जितने लंबे हैं उससे ज़्यादा उनकी लंबी लाठी है। स्ट्रेंज लाठी लेके आया, बहुत मोटी सी लाठी लेके आते हैं। अगर एक सर पे पड़ा तो वो इंसान मर जाएगा। तो अब आई डोंट नो, मैं तो अकेले ही जाती आती थी। मैंने मतलब ये 15 दिन मैंने बहुत कष्ट से निकाला था। पर वो बाबा कहते हैं ना कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमें नहीं पता चलता पर हमारी रक्षा करते हैं बाबा। मेरी फ्रेंड जो मुझसे बहुत सवाल कर रही थी कि कौन थे, किसके साथ जा रही थी, किसके साथ आ रही थी, मैं उसे ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं बाबा की भक्ति करती हूँ या फिर बाबा ने इतना बड़ा कुछ ऐसा किया है। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें बता देती ना तो फिर उसके बाद जो है वो इतना आशीर्वाद नहीं रहता, आशीर्वाद कम हो जाता। और पता नहीं वो थोड़ी सी दूसरे टाइप की थी, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती कि नहीं, आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट इट। तो फिर मैंने भी मुझे भी बहुत टाइम लगा ये सोचने में कि मैं उसे क्या झूठ बोलूं। और फिर मैंने उसे जैसे तैसे करके समझा दिया कि वहीं पास की कॉलोनी में रहने वाले कोई थे। एंड मतलब मैंने भी बहुत भर के झूठ बोला उसे। पर मन ही मन ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं किस स्टेट ऑफ माइंड से किस स्टेट ऑफ माइंड चली गई थी। और फिर वो जो बाबा ने दूसरे को ही दिखा दिया कि वो मेरे साथ है, उन लोगों को तो वो दादाजी दिख रहे थे, बट आई न्यू मेरे साथ कोई 15 दिन नहीं चला है, आई वॉज ऑल अलोन वॉकिंग। तो फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया ना, तो मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा किया कि मेरा प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंपनी में हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू शेयर इट पब्लिकली, बट बहुत ही अच्छी कंपनी में। तो अब यहाँ पर जब मेरा जॉब हो गया तो आई वॉज़ वेरी थैंकफुल टू बाबा। घर पर सब लोग इतने प्राउड, इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी जो सबसे ज़्यादा मुझे रोकती थी, शी वॉज़ मोर देन हैप्पी कि भाई बच्चा तूने मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया है। एंड शी यूज़ टू मतलब वो सबको बताते चलती थी कि देखो मेरी बेटी है, वो उस कंपनी में है।
सब बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन पता है क्या, हमें अपनी खुशी भी एक लिमिट में शेयर करनी चाहिए, हर जगह हर किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं बोलती थी, फिर मैंने रोकना छोड़ दिया, मैंने कहा अब जिसको जो करना है करे। 2 इयर्स, 2 साल मैंने नौकरी भी की, और मैंने साथ ही साथ सोचा कि मैं एमबीए भी करूँगी, और फिर उसके बाद मैंने एमबीए भी किया। और एमबीए करने के बाद तो मुझे जो प्लेसमेंट मिली ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दैट वाज अगेन वेरी आउटस्टैंडिंग। तो अब जो मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी 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 और बहुत अच्छी हो रही थी ना, पहले इतना अच्छा कॉलेज मिला, उसके बाद इतनी अच्छी प्लेसमेंट, फिर मैंने एमबीए भी बहुत ही अच्छी जगह से किया, उसके बाद तो मैंने लुक बैक किया ही नहीं। आई वॉज प्लेस्ड इन टू सच अ गुड कंपनी। तो कहीं ना कहीं, और मेरी मम्मी के प्रचार प्रसार के कारण क्या होने वाला था मुझे ज़िंदगी का पता नहीं। और उसके बाद वन फाइन डे जब एम्प्लॉयज़ के हटाने जाने की बारी आई ना, तो फिर मैं आपको कहती हूँ ना कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मेरे रास्ते में बहुत आसानी से आ जाता है। वो मेरी बारी आ गई एंड मुझे हटना पड़ा वहाँ से। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी कोई गलती कुछ नहीं, जस्ट द कंपनी डिड नॉट नीड एम्प्लॉयज़, ठीक है। एंड मैं बहुत अच्छी वर्कर थी, मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी, और मैं अपने काम को लेके पक्का भी थी, लेकिन उसके बाद भी। एंड आपको पता है, मैं जिस पोजीशन पे थी वहाँ पर मैं किसी दूसरे जगह भी अगर जाकर देती ना, तो मुझे आराम से, मतलब विद इन अ, मतलब मुझे कंपटीशन फेस करना ही नहीं पड़ता। बट पता नहीं क्यों जिनको मेरे साथ में भी हटाया, जो मेरे जितने अच्छे नहीं थे, वो भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट ले लिए, पर हर बार मेरा ही नहीं हो रहा था। और मैं बाबा से उतना ही प्रार्थना कर रही थी, जितना प्रार्थना कर रही थी उतनी बार मेरा और नहीं हो रहा था। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश, बहुत प्राउड, पर मुझे तो ये था कि भाई मुझे बैठ के रहना तो है नहीं। तो फिर एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर वो एमबीए ग्रेजुएट होने चाहिए और एमबीए होने चाहिए, एंड उसके बाद वो वहाँ पर आपको वो रिसेप्शन वाले एरिया में जॉब दे रहे थे। मैंने कहा कि अब जब तक कुछ नहीं मिल रहा है मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ इस शहर में हूँ, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड फॉर द टाइम बिंग मैं अपने जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, बिकॉज आई न्यू कि मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड और इतनी अच्छी ये चीज़ें हैं कि मुझे मिल जाएगा। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं जितना बाबा से प्रार्थना कर रही थी, तो शायद बाबा भी सुन नहीं रहे थे, वो सब मुझे जॉब नहीं दिलाया। पर जहाँ ये रिसेप्शन वाला जॉब आया, तो ये मुझे बाबा ने दिला दिया इमीडिएटली। इस पर मुझे गुस्सा भी आया। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें थैंक यू नहीं कहा था किसी चीज़ के लिए। और मैं तकरीबन 2 महीने वहाँ वो काम की, और 2 ढाई महीने। बट मेरी जो कलीग्स या जो भी लोग थे, कैसे एमबीए और कैसे ग्रेजुएट लोग थे कि उनका सोच विचार बात इतना घटिया रहता था ना। दे ऑलवेज यूज टू थिंक कि हम ऐसे ड्रेसेस पहनेंगे, हम इससे शादी करेंगे। और मुझे ये चीज़ों में, मतलब इतना कभी कोई सब्सटेंस वाला बात करते ही नहीं थे उन्हें, मतलब कोई कम कपड़े पहने हुए हैं या उस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, ना कि कोई मतलब मैं कैसे समझाऊँ, उन्हें अच्छी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट नहीं करती थी। तो मतलब ऐसा लगता था ना कि वो ज़रा भी मतलब एजुकेशन से उनका नाता ही नहीं है, जस्ट फैशन और पैसा, बस यही नज़र आता था। तो मुझे ना उस माहौल में अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई टोल्ड माई मॉम कि मैंने बहुत दिन नौकरी की है, और क्योंकि मेरी शादी की बातें भी हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने बहुत दिन नौकरी कर ली है, सो नाउ आई वांट कि मैं थोड़े दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं, अभी सब छोड़ छाड़ के फिर से मैं वापस जो है वो ज्वाइन कर लूँगी। तो पहले मेरी मम्मी रेडी नहीं हुई, तो इसी कारण 2-3 महीना मैं इस रिसेप्शन वाले जॉब में टिक भी गई थी। लास्ट वाला महीना वॉज वेरी प्रेशियस फॉर मी। उसके बाद जो है, तीसरे महीने के बाद फिर पापा ने कहा आ जा बेटा, तू आ जा, तेरा मन नहीं है नौकरी करने का, मत कर। हम पहले भी तुझे फोर्स नहीं कर रहे थे, तेरी अपनी मर्जी थी नौकरी करने की, पढ़ने का, इसलिए तूने पढ़ा। तो फिर उसके बाद, क्योंकि अब मैं एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी, तो ऐसा नहीं था कि अगर मैं अभी जॉब नहीं करूँगी तो मेरे जो पापा हैं वो हमें खिला नहीं पाएंगे या हम रोड पर आ जाएंगे, ऐसी कोई सीन नहीं थी। तो मैं वापस चली गई, और उन लोगों के हिसाब से मैं फ़िलहाल अब जाके मैंने नौकरी छोड़ा है, जबकि ये बात कितनी पुरानी हो गई और मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे हटा दिया गया था। अब जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने जो मेरा वो दिया था, तो उसके फ़ोटो और मतलब जो बातें चल रही थी, तो रिश्ते जो आए उसमें से फिर एक रिश्ता आया जिससे बात आगे बढ़ने लगी।
और ये मुझे नहीं पता था कि घर वालों में बातें बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब मैं आई तो मुझे पता चला, मैं आज आई हूँ और मुझे कह दिया गया कि कल कल लड़का देखने आ रहा है, एक बार तुम लोग मिल लो, उसके बाद डिसीजन तुम्हारा होगा। कोई ज़िद नहीं कर रहा था। खैर जब अगले दिन मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एक से एक ट्रॉमा आ रहा था मेरी ज़िंदगी में, जिसके बाद अब जो भी है ठीक है। तो फिर जब मैं अगले दिन मिलने के लिए गई ना, मेरे ना पाँव काँपने लगे। मुझे लगा कि आज बस झूठ पकड़ा गया है और पता नहीं आज बहुत बड़ा तमाशा होगा। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड टू बी थे, जो मुझसे मिलने आ रहे थे, ये किसी अपने फ्रेंड के कज़न के एडमिशन के लिए वहीं आए थे जहाँ पर मैं रिसेप्शन एरिया में थी और मैं फॉर्म्स भरवा रही थी। और एक चीज़ बाबा ने मुझसे बहुत अच्छा करवाया था कि मैंने, उस बच्चे के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी तो उसे बाकी जो वो एडमिन्स थी ना, वो भगा दे रही थी कि आप ये लेके आओ, वो लेके आओ। बट मुझे ना ये सब चीज़, मैंने आपको कहा ना कि वो लोगों का ध्यान ही कहीं और किसी और ही चीज़ में रहता था, एंड स्टूडेंट्स के साथ बहुत घटिया बिहेव करना। तो फिर मैं वैसा नहीं करती थी। मैंने उसको हेल्प करी एंड वो सारी चीज़ों से बचाया था। तो मेरे हस्बैंड टू बी जो अभी होने वाले थे, उन्होंने मुझे तब कॉम्प्लीमेंट भी किया था एंड ही हैड रियली थैंक्ड मी फॉर द सेम। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई थी। तो जब फिर हमें कहा कि जाओ तुम दोनों आपस में बात करो, तो वो भी बस अभी तक मुझे देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मैं तो वैसे ही, मेरा तो गला चोक था, पाँव काँप रहे थे। तो फिर हमें कहा कि जाओ रूम में बैठकर बात करो। हम जैसे रूम में आए ना, तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे पानी का ग्लास दिया और मैंने पूरी पानी की ग्लास पी गई। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। ही जस्ट सेड क्या हो गया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लगी और मैं रोते रोते उन्हें बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ और मैं बैठना नहीं चाह रही थी बिकॉज़ मैं इतने अच्छे पोजीशन पर थी। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे मिल जाएगा। पर मैंने उन्हें रीज़न्स भी बताए कि कुछ ना कुछ के कारण मेरा ही रह गया था। एक बार सब कुछ लास्ट तक हाँ हो गया एंड उसके बाद लास्ट मोमेंट पर वो पता नहीं पहले वाले आ गए, क्या हुआ कि मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा कितना हार्ड लगा एंड टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा था, पर मुझे ऐसे घर पर बैठे रहना पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि काम ही है तो मैं वो कर लेती हूँ फॉर द टाइमिंग, एंड कोई देख नहीं रहा है तो इसलिए मैंने बस वो किया। और मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने अभी भी अप्लाई किए हैं कुछ जगहों पर, और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे कॉल आएगा एंड आई विल गिव इट नेक्स्ट वीक, तो मेरा हो भी जाएगा। और फिर मैंने उनसे ऑलमोस्ट मैं हाथ जोड़ चुकी थी कि प्लीज़ आप मुझसे शादी मत करना, पर आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना। तो उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं जोड़ने दिया एंड ही सेड कि आप मुझे पसंद है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप मुझे पसंद है। मैंने अपने आंसू पोंछे, मुझे लगा कि ये क्या हो गया, आई वॉज रियली शॉक्ड। तो जब हम बाहर गए ना, तो फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को इशारा किया एंड देन उन्होंने जब कह दिया कि पसंद है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन, उस समय वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थे एंड वो एक रिसेप्शनिस्ट से क्यों शादी करते और एक झूठी इंसान से क्यों शादी करते। बट उसके बाद जब शादी का सब कुछ हो गया, आगे आगे बढ़ने लगा, फिर इंगेजमेंट का टाइम आया। ही वॉज सच अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ कि जिस दिन मेरी उनसे इंगेजमेंट हुई है ना, जिस शाम मेरी इंगेजमेंट हुई है, उसी दिन मेरे पास मेरा ऑफ़र लेटर आकर रखा हुआ था। तो ही वॉज सच अ लकी पर्सन फॉर मी कि उसके बाद मुझे वापस, जो मैं इतने समय तक तरस रही थी ना कि मुझे नहीं मिल रहा था, और मुझे वो भी मिल गया। एंड आई विल टेल यू हियर वन थिंग कि आप ये सोच, अब क्या होगा ना, आप ये सोच रहे हो कि इसमें बाबा ने क्या करा, क्या ही बाबा की लीला थी। अभी क्या हुआ ना कि मैंने जो अपने हस्बैंड से कहा था ना कि मुझे कुछ तो काम करना था, खाली नहीं रहना था, तो उन्हें भी ऐसे ही लोग पसंद है जो काम करते रहे, टाइम वेस्ट ना करे, फालतू का काम ना करे। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई दैट एंड इसलिए उन्होंने, और क्योंकि वो मेरी काबिलियत तो जानते ही थे, तो वो उससे खुश थे। एंड ये जो मुझे ऑफ़र मिला था ना, ये उनके रिकमेंडेशन से ही मुझे मिला था। आई डिड नॉट नो कि वो मुझे ये गिफ्ट दे रहे हैं मेरे इंगेजमेंट के साथ साथ, हमारे इंगेजमेंट के साथ साथ। और इसके बाद जो है, जब हमारी शादी हो रही थी, तो फिर मैं वापस से एक उससे भी अच्छे कंपनी में, जहाँ आई थिंक
सबका ड्रीम होता है पहुंचने का, मैं वहाँ काम करना शुरू कर दिया, एंड दैट टू इन सच अ गुड पोजीशन। एंड बाबाज लीला वॉज कि वो रिसेप्शनिस्ट जब मैं थी ना, तो वहाँ पर वो जब आए थे तब भी हालांकि मैं कभी कभी झल्ला जाती थी, फिर भी बाबा ने थ्रू आउट उनसे जो है उनके सामने मुझसे बहुत ही अच्छे से व्यवहार करवाया। तो वो इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। और बाबा की ऐसी लीला हुई ना कि इन्होंने ऐसा मतलब अभी रिकमेंडेशन और ऐसी चीज़ें हुई ना उसके चक्कर में कि हमारा ऑफिस भी सेम जगह हो गया। वरना अगर मैं पहले वाले जगह रहती तो हम अलग 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 स्टेट्स में ही होते, पर अब हम सेम स्टेट में, सेम शहर में, सेम ऑफिस में काम कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, ही इज़ ऑल्सो अ साई डिवोटी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, तो फिर आपने जो है वो हाँ कैसे कर दिया। देन ही सेड कि जब आपकी फ़ोटो मेरे पास आई थी ना, तो मैं देखते ही पहचान गया था, और एक पल के लिए मुझे लगा कि ये लड़की तो झूठ बोल रही है। तो मैंने बाबा के सामने रखा था, और तब बाबा ने ही मुझे गाइड किया था कि नहीं, ये लड़की सच्ची है, इसी के साथ आगे जाना है। तो बाबा ने ही जो है वो मुझे और आपके इस रिश्ते की स्वीकृति दी थी, तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया। तो फिर बाबा का ऐसा तो फेवर्स रहा है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ हुई है ना, वो मैं आपको अब बताती हूँ। इन चीज़ों के बाद जो मेरी मदर, अब मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत केयरिंग, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने पेरेंट्स के लिए तो अच्छे, बहुत अच्छे हैं, और मेरे लिए भी हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब वो इतना ज़्यादा आपको अपनापन, इतना ज़्यादा टच, आप ही विल टच योर हार्ट। वो इतना ज़्यादा आपको ये कर देंगे ना कि एक बुरा से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाएगा। तो फिर मैं भी जो हूँ ना, अच्छे तरीके से उनके फैमिली में इंटरमिंगल कर गई। सब कुछ सही जा रहा था, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी थी, सब सही था। लेकिन वो मैंने कहा ना कि मेरी किस्मत में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आते हैं। तो बस अब वही फिर से एक और चीज़ हुई कि मेरी जो बुआ है, बुआ सास है, मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की बुआ, जो मेरी सास लगेंगी, बुआ सास, उन्होंने क्या किया ना कि उनके घर पे उनके मतलब बेटी बहू के बीच कुछ ग्लिच वगैरह था, जो भी था। तो उन्होंने ना मेरी सासू माँ का माइंड वॉश करना शुरू कर दिया। और ये माइंड वॉश का जो सिम्टम है ना, आई जस्ट हेट इट, कि कोई दूसरे के दिमाग से कैसे चल सकता है। वहाँ मेरी मम्मी भी चलती थी, उनके कारण भी मुझे बहुत सतना पड़ा था, बहुत परेशान हुई थी मैं कॉलेज के टाइम पे। और अब यहाँ मेरी सास को ये घुमाना शुरू कर दी। एंड अभी से पहले माई मदर इन लॉ, मेरी सास इतनी अच्छी जो थी, अब उनके मन में मेरे लिए खटास आनी शुरू हो गई, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे। अब वो मुझे और इनको साथ में जाते देखना नहीं पसंद करती, मतलब हमें साथ बैठते ही देखना पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि हम एक कमरे में सो रहे हैं, कई बार उन्हें इससे भी ऑब्जेक्शन होता, वो रात तक आके बैठती। और मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि माँ है, बट मुझे समझ में आने लग गया था, क्योंकि मैंने इनका एक कॉन्वर्सेशन सुने थे, और उसमें बुआ सास ने जो मेरे लिए शब्द प्रयोग किए थे ना, इसके बाद मैं बाबा के सामने बहुत रोने लगी। मैंने कहा, मतलब इस बार आई हैड काइंड ऑफ गिवन अप। एक दिन मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा बाबा बहुत हो गया, मतलब हर बार मेरी परीक्षा होती है, हर बार मेरी परीक्षा, चाहे वो कॉलेज के टाइम पे हो या फिर जॉब के टाइम पर हो। अब जब सब कुछ सही हुआ है, फिर से यही हो रहा है। मतलब ये लेडी जो मुझे अभी इतने समय से जान रही है, मैं इनकी बहू हूँ, 3-4 महीनों से तो जान रही है ना, अब अचानक से किसी और के कुछ कह देने से इनका नज़रिया मेरे लिए बदल गया। अब मैं इन्हें सलवार कमीज़ में भी बदतमीज़ दिखने लग गई। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, अब जो चीज़ हो रही थी, इसके बाद मैंने कहा बाबा इतनी परीक्षा क्यों लेते हो, और मैं बाबा से नाराज़ होकर बैठ गई। एंड यहाँ मेरी सासू माँ ने ना अब ये स्टोरी स्टार्ट कर दी थी कि वो बेचारा वाला प्ले कार्ड प्ले करना शुरू कर दी थी, इमोशनल वाला। एंड मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने माइंड वॉश करना शुरू कर दिया था, बहुत बारीकियों से। वो अब मुझे गलत ठहराना शुरू कर दी थी, एंड वो लेडी भी ऐसी नहीं थी। तो मुझे उनके लिए भी बुरा लग रहा था, अपने लिए तो बुरा लग ही रहा था कि ये ऐसी नहीं थी, ऐसी कैसे होती जा रही है। एंड बुआ सास जो है ना, वो पूरा उनका दिमाग घुमा रही थी, जिसे कहते हैं ना पूरा पूरा दिमाग घुमाना, वो पूरा घुमा रही थी। तो एक दिन ना मैं बहुत रोई, बहुत रोई, और मैंने कहा बाबा बहुत हो गया। मैं ना अगर यही मेरी किस्मत में है ना, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं डिवोर्स लेके जा रही हूँ, और मैं समंदर में कूद जाऊँगी, और अब मैं मर जाऊँगी, अब मुझे नहीं जीना।
हर चीज़ की एक लिमिट होती है। पूरी ज़िंदगी मैं सबूरी रखती रहूँ, आप कहते हो ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया, पर ये सब बेसिक है बाबा। हर दिन जीने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए टेंशन लेने से अच्छा है कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे रिश्ते भी नहीं रहेंगे। मैंने ये बात बाबा से कही है और उसके ही जस्ट नेक्स्ट डे एक घटना घटित होती है। और मैंने कहा ना, मैं जितना प्रेयर करती हूँ उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन कभी कभी आ जाता है। तो भले वो बाद में सही होता है, पर अभी जो होने वाला था ना वो बहुत बहुत ख़राब होने वाला था। मेरी सासू माँ, फिसल जाता है उनका पाँव और वो गिर जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड आए, मेरे फादर इन लॉ आए, वो भी बहुत अच्छे इंसान, पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उनका मतलब उनके प्लास्टर वगैरह लगे। एंड यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने मेरा नाम लगा दिया कि मैंने उन्हें धक्का दे दिया है, मैंने वहाँ पहले से पानी गिरा कर रखा हुआ था और मेरे कारण वो गिर गई हैं। जबकि जब वो गिरी थी तो मैं अपने कमरे में थी। एंड उसके बाद पता है, दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड ना, जिसे कहते हैं ना, बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा हो गए मुझ पर। ही सेड कि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ऐसा लगा ना कि आज मैं उनके नज़रों से गिर गई हूँ ना, मैं बाबा की नज़रों से गिर गई हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान, मतलब मैं उनको डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ। पर उस दिन उनकी आंखों में ना मैंने शिकायत देखी थी अपने लिए पहली बार। जब मैंने झूठ बोला था ना, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की थी, तो तब भी उन्होंने जो है उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं था, हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्ट था, हमेशा मेरे लिए केयर था, लव था। ये पहली बार ऐसा होने वाला था जब उनकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत था। नफ़रत भी नहीं था, मतलब ऐसा कहता है ना, कोई किसी की नज़र से गिर गया। और मतलब मुझे वो देख कर ना सबसे ज़्यादा पेनफुल लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ दिया था। सोचिए कि उस वक्त मैं जॉबलेस ही थी ना, तो तब भी उन्होंने मुझसे शादी कर ली, एक जॉबलेस लड़की से उन्होंने शादी की। और उसके बाद जो है उन्होंने ही मुझे ये जॉब भी दिलवाया। जो सच है वो सच है, मेरी काबिलियत थी अलग बात है, पर उसके कारण भी मुझे नहीं मिल पा रहा था, मेरे हस्बैंड के कारण ही मुझे मिला। तो वो सब चीज़ें हुई और मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था और मैं उन्हें समझाना चाहती थी, लेकिन तब ना उस दिन वो मुझ पर गुस्सा हुए और मैं बस उनका बात सुनती रही, क्योंकि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि आज ये इनका दिन है, इन्हें हक है नाराज़ होने का, होने दो, कोई बात नहीं। और आई हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मैं जितना बाबा से प्रेयर करती हूँ उतना ही सब कुछ गड़बड़ होता है ना। तो मैं मेरी सास अभी बीमार हैं, 2-4 दिनों में सब कुछ रेगुलेट हो ही जाएगा, चाहे नर्स हो चाहे जो भी हो, उसके बाद मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी और मैं कभी नहीं आऊँगी। उन्हें अगर यही चाहिए कि उनके बेटे बहू का डिवोर्स हो जाए तो मैं अब चली जाऊँगी। और मैं बाबा से भी बहुत नाराज़ होकर बैठ गई थी। तो उस रात जब हम सोए ना, तो तकरीबन 3 बज रहा होगा, 3 सवा 3 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा होगा। मेरे हस्बैंड एक झटके में इतने ज़ोर का उठे, इतना मतलब ऐसा हड़बड़ा कर उठे ना कि मैं गहरी नींद में सोई थी, मैं भी डर गई, मैं भी उठी। तो फिर मैंने लाइट वगैरह जलाई, मैंने उन्हें पानी दिया और वो कल वो मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए थे पहली बार। एंड टुडे आई सॉ अ चेंज इन हिज आइज़। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या हुआ है। एंड उन्होंने बस मेरी तरफ देखा एंड देन पानी पिए। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप सो जाओ। एंड हम दोनों फिर सो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद फिर उस दिन भी मेरी मदर इन लॉ, अब जो मेरे मुंह पर मेरी बुराई मतलब मुझे ख़राब बोल रही थी और मैं चुप रहकर बस सुन रही थी। तो फिर अगली सुबह जब उन्होंने ये सब करना फिर से शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ने ना हाँ कहा ना कहा। ऐसा लगा कि वो पता नहीं फंसे हुए हैं किसी थॉट में। तो मेरी सास को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि ये क्यों जो है वो, मतलब मेरा बेटा जो है वो क्यों मेरी बहू के ख़िलाफ़ अब कुछ नहीं बोल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में माइंड वॉश तो हो रहा था, पर आज फिर से क्या हो गया ऐसे। तो फिर उस दिन वो शांत रहे। एंड आई विल टेल यू, वो मेरी सास से ज़्यादा बात नहीं किए, मुझसे तो बात नहीं ही किए, अपने फादर से भी बात नहीं किए। तो मेरे फादर इन लॉ ने ना मेरे जाने और मेरे हस्बैंड के जाने के मतलब
हम कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और डांटा उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को। वो हमेशा डांट रहे थे, पर मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो मेरे फादर का चलने ही नहीं दे रही थी। आप शांत रहिए, आप नहीं जानते हैं कल को ये हमें ही फंसा देगी, तो फिर आप फिर कहते रहना, मतलब व्हाट नॉनसेंस शी वाज स्पीकिंग, बट ठीक है जो भी है। और इसके बाद जो है अगले दिन जब वापस सुबह मेरे हस्बैंड मेरी सास के पास आकर बैठे, वो उनकी ये बहुत अच्छी आदत थी अपने पेरेंट्स के पास भी बैठने की, और जब से वो बीमार हुई थी तो वो सुबह ज़्यादा देर उनके पास बैठते थे ऑफिस जाने के पहले। तो फिर वो फिर से स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने सिंपल एक लाइन कहा कि माँ, आप झूठ बोल रही हैं, ये बात आपको भी पता है और ये बहुत गलत बात है। अगर आपको मुझसे या फिर मेरे लिए कहा कि उससे अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनसे, तो फिर आप कह दीजिए हम घर से चले जाएंगे, या जो भी है, जो भी ग्लिचेस है वो आप कह दीजिए, बट प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग हर, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये सुनकर ना मैं रो रही थी कि इनको किसने बता दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो चुप थी, और मेरी चुप्पी तो शायद कुछ गलत ना करके भी अगर आप चुप रह जाओ ना तो आप और बड़े गलत हो जाते हो। मैंने तो इस बार अपने लिए डिफेंस भी नहीं लिया, क्योंकि मैं दुनिया से लड़के और दुनिया से ज़्यादा घर वालों से लड़के ना थक चुकी थी। एंड आई वॉज डन विथ माई लाइफ। अब मुझे जीना ही नहीं था, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। फिर उस दिन ना ये ऑफिस चले गए, और मेरी सास अलग शौक में, और मैं उस दिन गई नहीं। आई टुक अ हॉलीडे, एंड उस दिन मैं बस बाबा के मंदिर चली गई, एंड मैं वहाँ बैठकर रो रही थी। तकरीबन 1-1.5 घंटा रोने के बाद मतलब मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ, किस स्टेट में हूँ। बस जस्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ बाबा। तो ना उतनी देर में जो है वो मेरे हस्बैंड वहाँ आते हैं। वो आए, वो मेरे पास बैठे, और उन्होंने, क्योंकि हम मंदिर में थे तो वो उतना कुछ दिखा नहीं सकते थे, बस वो नॉर्मल बैठे एज इफ़ कि दो लोग मंदिर में जैसे बैठते हैं। फिर उन्होंने मुझे बॉटल पास किया, तो मैं सर उठाकर देखी तो दैट वाज हिम देयर। तो मैंने फिर पानी पी, मैंने आंसू वगैरह पोंछे, उन्होंने इशारा किया, अपनी हैंकी दी, एंड देन उन्होंने मुझे एक ही बात कहा वहाँ कि ये जो सामने वाले को तुम देख रही हो ना, इसने ही हमारा रिश्ता बनाया है, इसलिए ये कभी टूटेगा नहीं। एंड तुमने जो सोचा था ना, बहुत गलत सोची थी। आज मैं सच में गुस्सा हूँ। तुम ऐसा कैसे मतलब आप ऐसा कैसे सोच सकती हो, मरने के बाद कैसे सोच सकती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैंने उन्हें बहुत ज़िद किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि पिछली रात जो वो झटके में उठे थे, तो जब मेरी सास जो है वो मेरी बहुत बुराई कर रही थी ना, तो फिर उन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा मुझे दिखाओ कि सच क्या है। और पिछली रात उन्होंने ये सब देखा कि ऐसे घटना कैसे कैसे घटी है। वो पानी आया इत्तेफाक से, वो गिर गई, एंड जो वर्ड्स मेरी बुआ सास ने मेरे लिए यूज़ किया था, वही वर्ड्स उनके सपने में भी बुआ सास यूज़ करके मेरी सासू माँ को बता रही थी। ये उन्होंने देखा था, जिसे देखकर वो काँप कर घबरा कर उठ गए थे। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि शायद पता नहीं ये सपना सच है, बाबा का रिप्लाई है, या फिर ये वो बस अपने मन से सोच रहे हैं इसलिए उन्होंने देखा। तो फिर वो बहुत असमंजस में थे। जो दूसरे दिन उन्होंने कुछ बोला नहीं था ना किसी से, शांत रहे थे पूरी टाइम और चुपचाप बस चले गए थे। जिसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मदर इन लॉ को डांटा था कि ये इतना चुप हो गया, ऐसा मत करो करके। तो फिर उस रात जब वो मेरे हस्बैंड सोए थे, तो फिर जो मतलब ये वाली सुबह हुई थी जिस रोज़ मैं मंदिर चली गई थी छुट्टी लेके, तो उसी रोज़ जो है फिर उन्होंने मतलब नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, बाबा ने उन्हें मतलब फिर से वही चीज़ उन्होंने सपने में देखी कि वो खुद से गिरी थी। और उसके पहले उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए थे। और वो सारा चीज़ उन्होंने देखा, कुछ बैक का चीज़ देखा कि वो कैसे गिरी थी। 2 दिन सेम सपना। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मुझ पर झूठे आरोप लगा दिए, और उन्होंने ये देखा कि मैं सब छोड़ के मरने के लिए निकल पड़ी हूँ। उन्होंने ये सब देखा, और ये सब देखने के बाद वो लास्ट में देखते हैं कि बाबा जो हैं वो एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। कौन सा जगह है पता नहीं, दैट वॉज नॉट द्वारका माई ऑल्सो। एंड बाबा आँख बंद करके ध्यान किए हुए हैं। एंड फिर एकदम से जो है बाबा आँख खोलते हैं और कहते हैं कि तूने सवाल किया, मैंने हकीकत बता दिया, रोक ले उसे।
दैट वॉज वॉट बाबा हैड गाइडेड माई हस्बैंड फॉर मी। जिसके बाद जो है उन्होंने मतलब उन्हें जब बाबा ने अश्योर कर दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी सासू माँ गलत बोल रही हैं, तो इसके बाद जाकर उन्होंने जो है फिर मेरे लिए उस दिन कहा था। तो मेरी सासू माँ भी बहुत शॉक्ड थी, हम सब शॉक्ड थे। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराए, फिर मंदिर से उस दिन मुझे एक्सक्यूज़ मी, मुझे घर लेकर गए एंड हम सब घर गए। और फिर मेरे हस्बैंड ने जो स्टोरी मतलब जो चीज़ मुझे बताई थी, उन्होंने ये कह दिया कि ये बात सासू माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना वो पूजा वगैरह करती हैं, पर मेरे ससुर जी और जो मेरे हस्बैंड हैं ये जिस तरह के साई डिवोटी हैं वो वैसी नहीं है उतनी ज़्यादा। तो फिर वो इतना समझेंगे नहीं। प्लस मेरे हस्बैंड ये ड्रीम पहले मुझे भी नहीं बता रहे थे ये क्या चीज़ घटित हुआ, वो खुद 2 दिनों से बहुत परेशान थे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरी सासू माँ को जो है वो घर गए, हम सब ने उस दिन बात करी। और वो मुझे बस मेरा हाथ पकड़ कर ले गए, बैठ गए और उन्होंने कहा कि आपको पता है माँ, आप ऐसे इंसान खोजोगे ना तो ये मिलेगी नहीं। आजकल कैसे कैसे लोग होते हैं, पर इसने आपको जो भी किया है ना श्रद्धा से किया है आपके लिए। इसने आज तक आपके लिए गलत नहीं सोचा, पर आप इतनी अभद्र बातें कर रहे थे इसके बारे में, मुझे सब पता है। और ये भी मत सोचना कि मुझे इसने बताया है, बस मुझे पता है और मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एंड मैंने तय किया है कि अब आप इस घर पर रहो, हम दूसरे घर पर रहेंगे, हम वीकेंड्स पर मिल लिया करेंगे, पर हम अब साथ साथ नहीं रहेंगे। एंड फॉर गुड 6 लॉन्ग मंथ्स मेरे हस्बैंड इतने नाराज़ थे ना कि वो वापस आना नहीं चाहते थे। बट क्योंकि मेरे फादर इन लॉ थे जिनसे मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं और मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। आई रिमेंबर वो मेरे लिए बहुत स्टैंड लेते थे, अब वो नहीं है, रिसेंटली उनका डेथ हो गया। बट मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि मैंने अपने हस्बैंड को समझाया जब हम अलग रहने चले गए कि आप ऐसा मत करो, वो आपके पेरेंट्स हैं और गलती सबसे होती है, जब मैं माफ़ कर रही हूँ तो आप भी माफ़ करो। तो उसके बाद ना मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनका मतलब इनिशियली जो है वो तो मतलब सबकी नज़रों में गिर गई थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी या अब उनको कॉर्नर आउट कर दिया जाएगा कि उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। बट मेरे फादर इन लॉ जो है, मैंने उन दोनों को, मैं खुद गई थी, मैं अपनी गाड़ी से गई, मैं उन दोनों को लेकर आई। एंड हमने वो जो पुराना वाला घर था ना जहाँ ये लोग रह रहे थे, उसको बहुत टाइम के लिए लॉक छोड़ दिया था एंड हम यहाँ आकर रहे। हम फिर यहाँ आकर अच्छे से रहे और मतलब जो भी था मैंने अपनी सासू माँ के साथ पैचअप कर लिया। हालांकि सच बोलूँ ना तो उस दिन के बाद से वो लेडी मेरे मतलब दिल से ही उतर गई। और मतलब कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा कर सकता है, कर दिया उन्होंने। वो हमारा डिवोर्स तक दिलवाना चाहती थी जस्ट बिकॉज कि अब उनका बेटा जो है वो मेरी ओर भी इंक्लाइन हो रहा है। मतलब उनके बेटे ने उन लोगों को नहीं छोड़ा, बस एक और इंसान को अपने लाइफ में ऐड किया, तब भी उन्हें प्रॉब्लम है। शादी नहीं होती तब भी प्रॉब्लम होता शायद, या पता नहीं क्या था। तो फिर मैंने उनकी भी लेकिन बहुत सेवा की, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद भी दिया। लेकिन वो क्योंकि मेरे मन से मतलब इस तरह से उतर गई थी ना कि जब उनका मतलब उनका डेथ भी हुआ ना तो मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पर जो मेरे फादर इन लॉ के जाने पर मुझे महसूस हुआ ना कि कोई बहुत बहुत अपना चला गया है, वो चीज़ मुझे उनके जाने पर महसूस नहीं हुई थी। बुरा लगा, बुरा लगा, पर उतना नहीं लगा जो मेरे फादर इन लॉ के जाने पर मुझे लगा। और उस दिन के बाद से ना मेरे फादर इन लॉ का जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन हम एवरी ईयर शिरडी जाते हैं एंड आई प्रे टू बाबा कि वो जहाँ भी है ना साईं, आप बस उन्हें बहुत अपने साईं चरणों में ही लीन रखना है। उस दिन हम भंडारा भी करते हैं वहीं पर एवरी ईयर। मेरी मदर इन लॉ के इस पर भी हम बाबा के मंदिर में ही करते हैं, पर तब हम शिरडी नहीं जाते हैं या हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमने कोशिश भी की तो अब हम कोशिश भी नहीं करते हैं। तो बाबा ने मेरी लाइफ में ऐसे फेवर्स किए हैं ना जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। हर बार मेरी ज़िंदगी, मेरे रिश्तों को बचाया है। सो आई जस्ट टेल कि जितने भी डिवोटीज़ हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बाबा पर भरोसा रखिएगा। वो जो करते हैं ना वो बहुत सुंदर करते हैं और वो आते हैं जब उन
के बच्चे कष्ट में रहते हैं ना, तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो आएंगे, वो अपना प्रेजेंस शो करेंगे। आप ये देख लीजिए कि मुझे नहीं पता था कि 15 दिनों तक मेरे साथ बाबा चलते रहे। पूरी दुनिया को पता चल गया, मुझे ही पता नहीं चला। पर बाबा ने तो कहा था ना, वचन में भी कहा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर वही हमारी ही गलती है, हम ही उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ही परेशानी आती है तो मतलब बाबा की बातें नज़रअंदाज हो जाती हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो बस यही था मेरा एक अनुभव। जय साईं राम।